पुतिन की आग में यूक्रेन जो है पूरी तरह से राख हो चुका है, क्योंकि एक बार फिर से पुतिन का आक्रोश बारूद बनकर यूक्रेन पर बरसा है। 51 बैलिस्टिक मिसाइलें और 653 ड्रोन्स की बौछार से यूक्रेन के 29 ठिकाने दहल उठे हैं। यूक्रेन के बिजली घरों और ऊर्जा ढांचे इस हमले में निशाना बने और पूरी तरह से तबाह हो गए। हमलों में 20 यूक्रेनी मारे जाने की खबर सामने आई है। एक तरफ शांति कायम करने के लिए दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत हो रही है, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अभी तक कुछ नतीजा इन बैठकों का निकलकर सामने नहीं आ पाया। लेकिन कोशिशें अंतहीन लग रही हैं। जंग का अंत करने की कोशिश भी यहाँ की जा रही है। आखिरी फैसला राष्ट्रपति पुतिन की मर्जी के हिसाब से ही होगा। एक तरफ यूक्रेन रूस की तेल रिफाइनरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, तो वहीं रूस ने यूक्रेन के बिजली घरों को निशाना बनाकर ठंड में हालात को और कठिन बना दिया है। रूस ने यूक्रेन के 2 और इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया है। जंग को लेकर तमाम पहलू हैं जिन्हें लेकर चर्चा करेंगे। गेस्टों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक। (653 ड्रोन, 51 मिसाइलों की बौछार। भीषण हमलों से दहला यूक्रेन। रूस ने एक बार फिर से अपना विकराल रूप दिखाया है। एक के बाद एक 51 बैलिस्टिक मिसाइलें और 653 ड्रोन से हमला कर पूरे यूक्रेन में तबाही मचा दी है। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए इस विनाशकारी युद्ध को 4 साल होने को हैं, जिसमें रूस का पलड़ा आज भी उतना ही भारी दिख रहा है जितना जंग की शुरुआत में दिख रहा था। बिना रुके, बिना थके रूस अपने मतलब की जंग को बरकरार रखे हुए है। संस्कृति, भाषा और अपनी विरासत और रूसियों की सुरक्षा के लिए रूस की ओर से लगातार घातक हमले जारी हैं। यूक्रेन पर भीषण हमला। यूक्रेनी सशस्त्र बल दिवस के दौरान अटैक। 653 ड्रोन, 51 मिसाइलों से बड़ा हमला। 30 मिसाइलें और 585 ड्रोन मार गिराने का दावा। यूक्रेन के 29 स्थानों पर रूस का हमला। रूसी हमले में 20 लोगों की मौत। यूक्रेनी अधिकारियों ने देश के कई हिस्सों में बड़े हमलों की पुष्टि की है। यूक्रेनी सशस्त्र बल दिवस के दौरान हुए इस बड़े अटैक की वजह से व्यापक स्तर पर तबाही और कई इलाकों में लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। यूक्रेन वायुसेना ने दावा किया कि 30 मिसाइलें और 585 ड्रोन मार गिराए गए हैं, लेकिन 29 स्थानों पर हमला हुआ है, जिसमें करीब 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। रूस की ओर से हुए इस हमले में ऊर्जा ढांचों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है। रूस ने सर्दी को बनाया हथियार। रूस पर सर्दियों को हथियार बनाने का आरोप। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को बनाया निशाना। बिजली घर और ऊर्जा पैदा करने वाले ढांचे किए तबाह। बिजली घरों, हीटिंग, पानी और बिजली व्यवस्था ठप। राष्ट्रीय ऊर्जा ऑपरेटर उक्रेनर्गो के मुताबिक हमलों का बड़ा लक्ष्य बिजली घर और ऊर्जा पैदा करने वाले ढांचे रहे हैं। सर्दियों के शुरू होते ही ऊर्जा पैदा करने वाले ढांचों को निशाना बनाने पर पश्चिमी देशों ने रूस पर सर्दियों को हथियार बनाकर लड़ने का आरोप लगाया है। बिजली घरों, हीटिंग, पानी और बिजली व्यवस्था को निशाना बनाना ये रूस की रणनीति को, इरादों को उजागर कर रहा है। क्या है यूक्रेन का उर्केनेग्रो? उर्केनेग्रो यूक्रेन की राष्ट्रीय बिजली ट्रांसमिशन प्रणाली ऑपरेटर है। यूक्रेन की बिजली प्रणाली का परिचालन और तकनीकी प्रबंधन करता है। हाई वोल्टेज लाइनों के माध्यम से बिजली का संचार करता है। अंतर्राष्ट्रीय बिजली व्यापार की तकनीकी क्षमता सुनिश्चित करता है। ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। उर्केनेग्रो यूरोपीय मानकों के मुताबिक काम करता है। ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। ग्रिड संचालन, तकनीकी प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय बिजली व्यापार करता है। रूसी बड़े अटैक के बाद रूस के नियंत्रण वाले
ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। उर्केनेग्रो देश भर में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा है। जंग रोकने की कवायदें जारी, रूस यूक्रेन जंग को रोकने की कोशिशें जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जंग रोकने की कोशिश जारी। स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनगर जंग रोकने में शामिल। रुस्तेम उमेरोव, आंद्रिय हनातोव यूक्रेनी पक्षकार। एक और रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दोनों के बीच शांति लाने की कोशिशें जोरों पर हैं। युद्ध को रोकने के लिए बीते कुछ हफ्तों में रूस, यूक्रेन और अमेरिकी पक्ष लगातार बैठकें कर रहे हैं। जल्द ही सकारात्मक नतीजे मिलने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और यूक्रेनी वार्ताकार रुस्तेम उमेरोव और आंद्रे हनातोव ने फ्लोरिडा में जंग रोकने के लिए मीटिंग कर चुके हैं। बैठकों का दौर भले ही जारी है, लेकिन किसी भी बड़े फैसले को अंतिम रूप देने में राष्ट्रपति पुतिन ही आखिरी भूमिका निभाएंगे। पुतिन का जंग रोकने का दृढ़ संकल्प ही इस अंतहीन जंग को अंत तक पहुंचाएगा। न्यूज इंडिया के लिए पवन चौहान की रिपोर्ट। इसी विषय पर और अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ ब्रिंग रिटायर्ड विनोद दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड आनंद स्वरूप, पूर्व अधिकारी आईएएफ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और विनोद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, एक ही रात में 650 से अधिक ड्रोन और 50 मिसाइलें दागने का आखिरकार असली मकसद क्या था? डर को दिखाना था या फिर युद्ध का रुख पूरी तरह से मोड़ना था? देखिए, रशिया जिस तरह से इस ऑपरेशन में यूक्रेन के ऊपर हावी है और जिस तरह से रशिया ने अमेरिका का जो नेगोशिएटिंग शेड्यूल था उसको बिल्कुल ठुकरा दिया है, तो ये उन्होंने साबित कर दिया है कि पहली बात वो अमेरिका के जो मैंडेट है उसको वो मानते नहीं है। दूसरी बात, वो ये चाहते हैं कि जो नीपर नदी के जो ईस्ट वाला एरिया है जिसमें डॉनबास वगैरह सब कुछ है और ज़ेपोरिज़िया खासकर, उसको वो चाहेंगे कि साहब वो यूक्रेन को मिलना चाहिए। तो ये क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस युद्ध को एक कंक्लूसिव एंड की तरफ बहुत जल्द ले जाया जाएगा, लेकिन वो अमेरिका की जो कंडीशंस हैं या शर्तें हैं उस पे कतई नहीं होगा। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है रशिया की यूक्रेन के ऊपर कि वो सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाए, और क्योंकि एक बहुत बड़ा लैंडमास रशिया के कब्जे में है और जो उसके हाई वैल्यू टारगेट्स हैं या जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं, क्योंकि देखिए वो ज्यादातर अटैक कर रहा है कम्युनिकेशन सेंटर्स पे, ज्यादातर अटैक कर रहा है वो लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस पे। अभी आप देखिए सर्दियां वहाँ मतलब ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, तो सबसे बड़ी चीज जो है वो है ऊर्जा की, एनर्जी की, क्योंकि वहां बिना बिजली के या जो वो कहते हैं कि हॉट वेदर अप्लायंसेस जो हैं, सॉरी जो हीटिंग अप्लायंसेस हैं, उनके बगैर वहां जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो ये चाहेगा कि जहां आपकी बिजली उत्पन्न होती है या इस तरह के और कोई इंस्टॉलेशंस हैं उन पे अटैक करे, जिससे यूक्रेन दिन पे दिन कमजोर हो। लेकिन जिस तरह से अब नेटो या यूरोपियन कंट्रीज में जिस तरह से दो धड़े हो चुके हैं, एक यूक्रेन के साथ है, एक अमेरिका के साथ है, तो यूक्रेन को अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा तो यूक्रेन के लिए सरवाइव करना इस ऑपरेशन में बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, रशिया बिल्कुल उसको नेगोशिएटिंग टेबल पे लाने के लिए ये प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा जो लैंड मास है वो कब्जा करने की कोशिश करेगा और बाद में कुछ हो सकता है उनको वो दे भी दे वापस। बिल्कुल विनोद जी। आनंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या रूस ये दिखाना चाह रहा है कि वह अभी भी युद्ध पर पूरी तरह से हावी है? क्योंकि एक और तो शांति की बातें होती है, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन दूसरी ओर मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। निशा जी नमस्कार। देखिए, किसी भी युद्ध के अंदर जो व्यक्ति हावी होता है उस युद्ध के अंदर, वो अपनी बात मैक्सिमम मनवाने के लिए उसमें अपना कामयाब हो जाता है। तो रशिया अपनी तरफ से एक उन्होंने दबाव बनाया है कि क्योंकि सर्दियां अभी चालू होने वाली हैं और सर्दियों के चालू होते ही युद्ध जो है उन्होंने उसको एक निर्णायक मोड़ पे लाने के लिए, ताकि जो जंग साधारण है
उसको इम्पैक्ट कर दे, जिससे पूरे देश की जो मोटिवेशन है, जो उनका मोटिवेशन लेवल है, वो डाउन हो जाए। तो बिल्कुल। उन्होंने इसके लिए केमनेक सिटी के अंदर सेंट्रल नॉर्दर्न यूक्रेन में उन्होंने पानी की और गर्म करने वाली जो इंस्टॉलेशन थी उनको उन्होंने हिट कर दिया है। रेल और एनर्जी इंफ्रा को कीव के अंदर हिट कर दिया। यहाँ तक कि उनका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको उन्होंने रिड्यूस आउटपुट पे चलाना पड़ा, ताकि एज अ प्रिकॉशन। तो आप ये सोचिए कि रशिया अपनी तरफ से एक दबाव, एक प्रेशर बना रहा है, और अमेरिका ने जो 28 पॉइंट पीस प्लान दिया है, एक तरीके से उसके अंदर नेटो नेटो ने और अमेरिका की तरफ से कुछ कंसेशंस हैं जो यूक्रेन की तरफ से मांगे गए हैं, और जो रशिया उसके फेवर में भी है। मगर जो यूक्रेन है वो उस चीज के फेवर में ज्यादा नहीं हो रहा, और 2 दिन पहले न्यूज भी आई कि जो यूक्रेन के कमांडर हैं वो उसके फेवर में नहीं है। मगर रशिया का ये प्रेशर बनाना उनके हक में होगा, और जैसे जो डोनबास है, क्रिमिया है, लुहांस्क है, वो रीजन जो हो सकते हैं कि रशिया के फेवर में आ जाए। ठीक है, ठीक है विनोद जी, यूक्रेन ये कहता है कि उसने 585 ड्रोन गिराए। क्या ये दावा आपको असली लगता है? इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वॉरफेयर में क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स वॉरफेयर का हिस्सा है। और क्योंकि अब जो टैक्टिकल बैटल एरिया है वो बिल्कुल री इंजीनियर और रीडिजाइन हो चुका है, क्योंकि ड्रोन्स जो हैं वो एक लो कॉस्ट ऑप्शन, और मतलब वो रडार का जो डेड जोन है उसमें ज्यादा मतलब नेविगेट करते हैं, तो वो उनकी लिथैलिटी और एक्यूरेसी काफी सटीक बैठती है। लेकिन कंट्रीज ने देखिए एंटी ड्रोन जो वेपन्स हैं उनको मतलब डेवलप किया हुआ है। हाँ हाँ। तो उनका मानना, हाँ, कम से कम 50% ड्रोन से उन्होंने बर्बाद कर ही दिए होंगे, क्योंकि ये जो एंटी ड्रोन वेपन्स होते हैं ये बड़े लो टेक वेपनरी होती है, जिसको मतलब विजुअल रेंज या मतलब इवन कोई फुट सोल्जर भी जो है उसको एंगेज कर सकता है। ठीक तो है, हाँ, लेकिन करीब 50% उन्होंने बिल्कुल यकीनन उन्होंने बर्बाद कर दिए होंगे। लेकिन हाँ, मिसाइल्स को इस तरह से मतलब अपने टारगेट से उनको गुमराह करना या उनको डिफ्लेक्ट करना या उनको मिसाइल्स को रोक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन के पास इस तरह की कैपेबिलिटी अब है। ठीक है, लेकिन विनोद जी, क्या इतने बड़े हमले को रोक पाना किसी भी देश के लिए संभव है? क्या सस्ते जो ड्रोन है वो महंगी एयर डिफेंस सिस्टम को बेबस कर रहे हैं पूरी तरह से? देखिए, ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये लो लेवल फ्लाइंग डिलीवरी सिस्टम्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी रडार में एक डेड जोन होता है। तो आप ये देखिए, जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं, जैसे नेप ऑन अर्थ फ्लाइंग वगैरह करते हैं, तो वो उस डेड जोन का फायदा उठाते हैं। अगर आपको याद होगा, इजराइल का जो एंटीबी ऑपरेशन हुआ था, 2000 किलोमीटर इजराइल ने अपने हवाई जहाज लेके एंटीबी पे हमला किया था, और लो लेवल फ्लाइंग इस कदर की थी कि कोई रडार उनको पकड़ ही नहीं पाया। तो ये बहुत ही एक नई टेक्नोलॉजी है। हालांकि एंटी जो ड्रोन वेपनरी है वो अब हर एक देश ने डेवलप कर ली है, क्योंकि इनकी जो मारक क्षमता है, हालांकि लो कॉस्ट ऑप्शन है, लेकिन रिजल्ट्स ये काफी अच्छे दे रहे हैं। ठीक है आनंद जी, क्योंकि हम इस पूरे हमले में अगर बात कर ले तो रूस जो है बार बार बिजली घरों को ही निशाना बना रहा है। क्या ये यूक्रेन की रीढ़ को तोड़ने वाली रणनीति आपको नहीं लगती? क्योंकि 3 दिन की बातचीत के बाद भी कोई भी हल अभी तक नहीं निकला है। बैठकों का दौर भी जारी है, लगातार शांति की बात की जा रही है। क्या ये संकेत है कि अमेरिका अब यूक्रेन को पहले जैसा समर्थन नहीं देना चाहता? निशा जी, ऐसा है कि रीढ़ की हड्डी एक्चुअली क्या होता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी इसमें आ जाता है। जब जनसाधारण इसमें इम्पैक्ट हो जाएगा और त्राहिमाम मचने लगेगा उस देश के अंदर, जब इतनी भीषण सर्दी के अंदर जो कॉमन जो जनरल पब्लिक है अगर वो इम्पैक्टेड हो जाएगी, तो उसका जो एक लोकल प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ओवरऑल जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक बहुत अहम फैसले को रशिया के फेवर में करने का हक रखता है। तो मैं ये मानता हूं कि रशिया ने पूरा दरकिनार करते हुए, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि अमेरिका की पीस प्लान को दरकिनार करते हुए उन्होंने फिर अटैक किया, और इतना भीषण अटैक किया कि उन्होंने एक तरीके से, आप देखिए, क्रेमचुक जो सिटी है उसके अंदर और कीव के अंदर मेजर इंस्टॉलेशंस को हिट कर दिया है, जिससे इतनी बड़ी सिटीज के अंदर रहने वाले लोग, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, वो इम्पैक्ट होती है, और इससे पूरी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके ऊपर दबाव बनता है। ये दबाव अगर बनता है तो काफी हद तक जो पीस प्लान जो ट्रंप ने 28 पॉइंट्स का दिया है, वो काफी हद तक रशिया उसके अंदर मैनिपुलेशन कर सकता है और मैक्सिमम उसके अंदर बेनिफिट्स ले सकता है।
बिल्कुल ठीक है विनोद जी, क्योंकि यूक्रेन ने रूस की रिफाइनरी पर हमला किया, क्या ये दिखाता है कि युद्ध अब रूस की जमीन पर भी आ चुका है? क्या रूस की सुरक्षा इतनी कमजोर है कि ड्रोन आसानी से उसकी रिफाइनरी तक पहुंच जाते हैं? देखिए, यूक्रेन ने पहले भी इस तरह के हमले किए हैं और रशिया की जो सॉफ्ट वैली है वहां उसने हिट किया है। मॉस्को तक उसने मतलब हिट किए हैं। और ये केवल संभव हुआ है क्योंकि आपको याद होगा जब रशिया के काफी एयरक्राफ्ट्स को नुकसान पहुंचाया गया था, तो वहीं से मतलब वो जो ड्रोन्स थे उनको स्मगल किया गया। और वहां क्योंकि इनके अपने स्लीपर सेल्स हैं, अपने जो एजेंट्स हैं, उनकी मदद से ही ये ऑपरेशंस संभव हो पाते हैं। तो यूक्रेन के पास कई देशों का समर्थन है, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे जर्मनी हो। ये कंट्रीज उनको इस तरह की टेक्निक्स दे रहे हैं और इस तरह का वेयर विदॉल और असला दे रहे हैं कि वो जाके रशिया के ऐसे इंस्टॉलेशंस पे वो अटैक करे। क्योंकि जब आप किसी की, हालांकि 1:5 का पावर रेशियो है रूस और यूक्रेन का, तो यूक्रेन कोई मैच नहीं है रशियन ऑनस्लॉट के लिए। लेकिन फिर भी यूक्रेन बाकी के देशों के लिए या यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनके सपोर्ट से एक स्टिफ रेजिस्टेंस रशिया को दे रहा है। तो रशिया भी काफी चौकन्ना है, लेकिन इस तरह के जो स्पोरेडिक अटैक्स हैं वो यूक्रेन करने में कामयाब रहा है। और ये रशिया के लिए एक काफी बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है आनंद जी, क्योंकि जिस तरीके से हम इस पूरे हमले को देखते हैं तो ये नहीं लगता कि क्या ये युद्ध अब ड्रोन वर्सेस ड्रोन वाली नई दुनिया को तैयार कर रहा है? अब पूरा वर्ल्ड ऑर्डर अभी चेंज हो गया। देखिए जैसे अपना ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान साइड से एकदम ही पूरा का पूरा स्वान ऑफ ड्रोन्स, बहुत सारे ड्रोन एक साथ आते हैं, जिससे जो एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी कंट्री का है बहुत प्रेशर में आ जाता है। अब सबसे बड़ी बात है ड्रोन की जो कॉस्ट, जैसे साहब ने बताया कि बहुत ही लो कॉस्ट है और अपना एक ब्लाइंड जोन के अंदर आ जाते हैं। बट इंडिया ने इफेक्टिवली एक सिस्टम जिसके लिए तैयार कर लिया, जिसके अंदर लो कॉस्ट को लो कॉस्ट से ही किल कर पा रहे हैं। तो ये देशों के बीच में जो वॉर है अब वो हो गया है कि अपना पैसे की काफी बचत करते हुए इन ड्रोन्स के थ्रू लड़ा जाए, और इनका जो किलिंग रेंज है वो काफी आगे तक चला गया है क्योंकि इनकी स्पीड भी बढ़ा दी गई है, इनके अंदर रेंज भी ज्यादा हो गई है और ये काफी डेप्थ में चले जाते हैं किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को अपना लांघते हुए। तो एयर डिफेंस सिस्टम्स का होने के बावजूद भी अब वॉर जो है लग रहा है कि अनमैन्ड हो गया। फाइटर एयरक्राफ्ट भी लग रहा है कि जैसे अब एक तरीके से बाहर हो गए इस युद्ध से, नए युद्ध के अंदर, और लो कॉस्ट ड्रोन्स जो हैं वो काफी हद तक अंदर जा रहे हैं। इसके अंदर जो अपना रशिया के पास में है शाहिद, जो ईरानियन बेस्ड ड्रोन्स टेक्नोलॉजी है, वो इनके पास काफी हद तक वहां पे है और उसी का ही मैक्सिमम यूज हुआ। जो ये हम 653 ड्रोन बता रहे हैं वो शाहिद टाइप ड्रोन्स ही थे। तो कहने को ये है कि आगे आने वाला वॉर मैन इंटेंसिव नहीं होगा, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव और हो गया है, और ये जो ड्रोन्स हैं ये लो कॉस्ट रखते हुए इम्पैक्ट इनका बहुत ज्यादा है। तो ये बात एक आगे का एक न्यू वॉरफेयर या नई वॉर गेम्स जो आगे होंगी वो ड्रोन्स की ही होंगी। ठीक है विनोद जी, एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे है, अब भारत के लिए क्या बड़ा संदेश जाता है? देखिए, भारत के लिए यही संदेश है और इस ऑपरेशन में हमें सबसे बड़ी जो सीख मिलती है रूसो यूक्रेन कैंपेन से, कि देश कोई भी हो, अगर हम पाकिस्तान के संदर्भ में इसको देखें तो भारत को, क्योंकि आजकल युद्ध 1-to-1 बेसिस पे नहीं होते हैं जैसे 70s 80s या 90s में बैटल्स हुआ करते थे। आजकल इनडायरेक्टली बाकी के देश भी इसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा आपने कि किस तरह से तुर्की पाकिस्तान के एकदम ओपनली समर्थन में आ गया। और भी कई देश थे जिन्होंने इनको सपोर्ट किया। तो ये हमें इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग में या अपनी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उसके अंदर रखना पड़ेगा कि अगर हम पाकिस्तान के साथ युद्ध करते हैं या किसी भी देश के साथ युद्ध होता है तो हमें उसकी जो क्यूमुलेटिव स्ट्रेंथ है या जो सपोर्टिव स्ट्रेंथ है उसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। तभी हम अपना जो कॉम्बैट स्टेमिना है उसको हम मतलब सही उसका आकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी समझ ने तस्वीर तो साफ कर दी है। ये सिर्फ यूक्रेन और रूस का ये युद्ध नहीं बल्कि भविष्य की लड़ाई का एक ट्रायल भी है। आपके विश्लेषण से दर्शकों को असल स्थिति समझने में बड़ी मदद मिली। आप दोनों मेहमानों का बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ब्रिंग रिटायर्ड विनोद दत्ता जी जुड़े थे, आपका भी धन्यवाद विनोद जी। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड आनंद
जी जुड़े थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुतिन की आग में यूक्रेन जो है पूरी तरह से तबाह हो रहा है, राख राख हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस युद्ध में आगे क्या होता है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटें।